नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सबसे पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। 3:30 बजे योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और फिर उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। खबर ये मिल पा रही है कि वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। तीनों से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे अमित शाह से मुलाकात होगी। कल सुबह 11 बजे खबर मिल पा रही है कि प्रधानमंत्री से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी और इसके साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार एक एजेंडा हो सकता है। 3:30 बजे का वक्त जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला। आज रात दिल्ली ही रुकेंगे, मुलाकात होगी और फिर कल 11 बजे सुबह का वक्त है जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है। शाम 4 बजे अमित शाह से उनकी पहली मुलाकात होगी और उसके बाद खबर मिल पा रही है कि जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होनी है, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी। तीनों से मिलेंगे। संगठन पर चर्चा मुमकिन है। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है। इसी को लेकर क्या चर्चा होगी, क्या बातचीत होगी? योगी आदित्यनाथ का यह दिल्ली दौरा बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री से उनको मिलना है, गृह मंत्री से मुलाकात है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात है। योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हिमांशु। लेकिन पहले कुमार अभिषेक, एजेंडा क्या हो सकता है? देखिए, एजेंडा जहां तक हमारी जानकारी है, ये एजेंडा मंत्रिमंडल विस्तार ही है। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से, जिस हड़बड़ी में अभी दिल्ली गए हैं, एक ऐसी ही हड़बड़ी की मीटिंग बीती शाम भी हुई थी, उसे भी ये नकार दिया गया था कि मंत्रिमंडल को लेकर के कोई बैठक है, जिसमें बीती शाम जो मुलाकात हुई थी उसमें सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री की देर रात तक मीटिंग चली है। अभी वो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। 3:30 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे। कहा यह जा रहा है कि उनकी मुलाकात पहले गृह मंत्री से होगी, उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी और फिर कल प्रधानमंत्री से मुलाकात है। लेकिन ये पूरी मुलाकात, जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के ये बैठक है। और कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है कि आखिर जिस मंत्रिमंडल विस्तार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी सूत्र जो है वो नकारते रहे कि कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा है, लेकिन अब जिस तरह का ये घटनाक्रम बदला है, ये सीधे सीधे इशारा कर रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इसी के लिए उन्हें बुलाया गया है। तो 2 दिन की जो इनका ये दौरा है, ये बेहद ही अहम होने वाला है। और मैंने जैसा पहले बताया कि बीती शाम को भी एक अहम बैठक हुई है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिहाज से संगठन, सरकार दोनों की बैठक हुई है और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए हैं। बिल्कुल हिमांशु, बीजेपी के अंदर खाता किस तरह की खबरें मिल पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल नवजोत, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात, गृह मंत्री से मुलाकात और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। और उससे पहले बीएल संतोष जो संगठन मंत्री हैं, वो 3 दिन लगा के आए। उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट दी। सभी नेताओं से जो बातचीत हुई थी, जो मंत्रियों से, विधायकों से बातचीत हुई है, वो पूरी रिपोर्ट जेपी नड्डा को दे दी है। अब उसके बाद ये कहा गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार करना होगा क्योंकि जो नाराज लोग हैं उनको मनाना पड़ेगा। आप किसी को मंत्रिमंडल से ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि उसका नुकसान हो सकता, लेकिन जो खाली जगह है उनको भरना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ संगठन के अंदर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे क्योंकि चुनाव की दृष्टि से आपको संगठन को अब तैयार करना पड़ेगा। 8 महीने रह गए हैं चुनाव के लिए और ये इस समय जिस तरीके से रिपोर्ट मिली है, वो रिपोर्ट बहुत ही बीजेपी के लिए खतरनाक भी है। अगर इस माहौल में चुनाव में गए तो शायद बीजेपी को बहुत नुकसान होगा विधानसभा चुनाव में। और बंगाल आप हार गए और यूपी अगर उनके हाथ से छिटक जाता है तो बीजेपी को 2024 बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए यूपी के जीतने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। हर साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाएगा और इसीलिए योगी को बुलाकर यहाँ मनाया जा रहा है कि आपको कैबिनेट का विस्तार करना होगा, संगठन को साथ लेकर चलना होगा। जो कमियां पिछले 3 सालों में नजर आई हैं, संगठन और सरकार अलग अलग नजर आए, अब आपको एक साथ रेल की पटरी के साथ साथ चलना होगा। अगर आप रेल की पटरी के साथ साथ नहीं चलेंगे तो इसका नुकसान हो जाएगा। संगठन कुछ करेगा, सरकार कुछ करेगी। इस तरीके का नुकसान
बीजेपी को देखने को मिल रहा है, जो रिपोर्ट आई है। अब इसीलिए योगी को यहाँ बुलाया गया है और तीनों नेताओं से बात करने के बाद कैबिनेट का विस्तार भी होगा और संगठन में बदलाव भी होंगे और ये हिदायत दी जाएगी कि आपको सरकार और संगठन को दोनों को साथ लेके चलना होगा। कुमार अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से हिमांशु भी जिक्र कर रहे हैं और एक रिपोर्ट भी गई और उसके बाद इसी को लेकर चर्चा हो रही है और आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी, अगर ऐसा हो जाता है, चुनावों को ज्यादा वक्त नहीं बचा है, चुनावों से पहले अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो असर कितना चुनावों पर पड़ेगा? देखिए नवजोत, ये मंत्रिमंडल विस्तार तो मजबूरी भी है, जरूरी भी है और मंत्रिमंडल विस्तार होना भी है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों की तरफ से ये बताया गया कि कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा और जिस तरीके से वीएल संतोष ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी है, जिसका जिक्र हिमांशु कर रहे थे, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो एक आध मुद्दे पर केंद्र की ठानी हुई थी, कह सकते हैं बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक जो आपस में ठनी हुई थी, उस मुद्दे को रिजॉल्व करने की भी एक कोशिश है। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या ये मीटिंग उसके लिए है या फिर वीएल संतोष की जो रिपोर्ट है जिसे उन्होंने सौंपा है अपने केंद्रीय नेतृत्व को, क्या उस पर भी यह मीटिंग है? लेकिन एक जो टसल आपस में बताया जा रहा था कि दोनों के बीच इस वक्त ठनी हुई है, उसे भी रिजॉल्व करने की कोशिश होगी। निश्चित तौर पर AK शर्मा को लेकर के जितनी चर्चाएं। कुमार अभिषेक, रोक रही हूं आपको, हिमांशु के पास एक अपडेट है। जी हिमांशु। कुमार अभिषेक जो बातें बता रहे हैं वो रिपोर्ट तो अभी कुछ दिन की है। विधायक से लेकर सांसद सभी नाराज हैं पार्टी की सरकार से। आप याद कीजिए 2019 से पहले 150 से ज्यादा विधायक जो है विधानसभा के अंदर अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है वो धरने पे बैठ गए थे, जिसमें लगभग 1.5 दर्जन जो है मंत्री थे। ये बात तब कई तरीके से बनाने की कोशिश गई, तब मान गए थे विधायक। और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन सरकार, संगठन और पार्टी के सांसद और विधायकों की नाराजगी भयंकर है योगी सरकार के खिलाफ। और इसीलिए अब यह नौबत आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनको अमित शाह, गृह मंत्री सब समझाना चाहते हैं कि देखिए जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्टों के आधार पर अगर हम चुनाव में गए तो उसका बड़ा नुकसान होगा। आपको सरकार, संगठन, विधायकों, सांसदों को, कार्यकर्ताओं को लेकर चलना होगा। कार्यकर्ताओं की जो कह सकते हैं कि उनका सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिल रहा। ये सारी चीजें रिपोर्ट्स में है और ये शायद योगी जो है वो ये चीज समझ नहीं पाए और यही इसीलिए कह रहे हैं, कुमार ने ये बात कही कि उनके बहुत क्लोजिंग लोग कह रहे थे कि नजर आप बनाए रखिए। कुमार अभिषेक नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस बड़ी खबर पर नजर है। ठीक 3:30 बजे का वक्त जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और फिर उसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में सचिन पायलट के अगले कदम को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कल राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। कल सचिन पायलट दौसा जा रहे हैं, उनके साथ कुछ विधायक भी दौसा जा सकते हैं। और पिछले साल इसी वक्त गहलोत और पायलट में तनातनी खुलकर सामने आई थी। आज सचिन पायलट ने विश्वेंद्र सिंह समेत कुछ नेताओं के साथ घर पर मुलाकात भी की है। राजस्थान में सचिन पायलट के अगले कदम पर अब सबकी नजरें हैं, खासकर जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद। हालांकि कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। मुद्दा यह है कि सुनवाई नहीं हो रही है, बिल्कुल ठीक है, काफी लंबा समय हो गया, लेकिन इसमें सफर कौन कर रहा है? हम लोग तो कम कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता सफर कर रहा है। इसमें कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता या चेयरमैन वगैरह बन जाते बोर्डो वगैरह में, तो कार्यकर्ताओं को आसानी से उनको नेताओं को मिलने में सुविधा होती और कार्यकर्ता अपने ज्यादा से ज्यादा काम करा पाते। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी करना है, उन्हीं को करना है। अब उनको केंद्र नेतृत्व ने रोका हुआ है या खुद ने उन्होंने रोका हुआ, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास पूरा अधिकार है, वो जब चाहे जब इसको कर सकते थे। क्यों नहीं कर पा रहे, ये तो वही बता सकते हैं। टीम में जब पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिशियंस आगे बढ़कर जिस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होती है वो अपनी बात कहते हैं। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और इस वक्त पार्टी में ऐसा कोई संकट नहीं है। निश्चित रूप से हमारे परिवार का मामला है, जब भी ठीक समय होगा तो कमेटी बात करके इन सब समस्याओं का समाधान करेगी। मेरा ये मानना है कि जब परिवार में इस तरह की बातें होती है तो परिवार के मुखिया ही उसको ठीक करते हैं। तो अब इस मामले पे तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, अजय माकन जी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमाम लीडर्स
स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट, इनको सब पता है। मेरे सहयोगी देवंकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवंकुर, राजस्थान की अगर बात की जाए तो नाराजगियां तल्खियों में तब्दील हो चुकी है और इसको भी काफी वक्त हो गया, लेकिन अभी तक बात सुनी नहीं गई। और ये ठीक वैसी ही नाराजगी है जो तमाम कांग्रेस छोड़कर जितने भी नेता जा रहे हैं उनके अंदर भी थी। बिल्कुल नवजोत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, ये तमाम युवा नेता वो हैं जो कि एक समय में रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी कांग्रेस की। युवा नेता जो कि केंद्र में मंत्री तक रह चुके हैं। पर अब दिक्कत ये आ रही है कि इन सभी नेताओं का मानना है कि कांग्रेस की आलाकमान द्वारा सुनवाई नहीं होती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। और जितिन प्रसाद के भाजपा ज्वाइन करने के बाद पायलट खेमे में भी हलचल बढ़ चुकी है। मैं इस समय हूँ सचिन पायलट के आधिकारिक निवास। कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से चुनाव विधायक हैं, लोग वहाँ पर आए हुए हैं। राजद के एक भाकर है, राकेश पारिक है, इस तरह से जो पूरी कवायद है वो चल रही है। उस तरह से देवंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन पायलट के दौसा दौरे को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। राजेश पायलट की कल पुण्यतिथि जिसको लेकर दौसा जाना है उनको, लेकिन उससे पहले तमाम जो नाराज विधायक हैं वो एक साथ इस वक्त सचिन पायलट के घर पर मौजूद हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूपी महिला आयोग का काम महिलाओं के हक में उनकी रक्षा के लिए खड़े होने का होता है। इसीलिए ये महिला सदस्य ने ही एक अभद्र टिप्पणी कर दी है। सदस्य मीना कुमारी को ये लगता है कि लड़कियों को अगर मोबाइल फोन दे दिया जाए या फिर वो अगर मोबाइल फोन पर ज्यादा बात करती हैं तो वो घर से भाग जाती हैं। मीना कुमारी सलाह दे रही हैं कि लड़कियों के मोबाइल फोन को परिवार को लगातार चेक करना चाहिए क्योंकि लड़कियां मोबाइल पर बात करके बिगड़ रही हैं। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेकर भाग जाती हैं शादी के लिए। नाम पाकीज़ा फेम मीना कुमारी का, लेकिन विचार कूड़ा करकट से भरा हुआ। जिस दौर में पूरी दुनिया ही मोबाइल से जुड़ी है, यूपी महिला आयोग के इस सदस्य को मोबाइल से बेहद चिढ़ है। इन्हें मोबाइल में तमाम अपराधों की जड़ नजर आती है। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं, मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेकर भाग जाती हैं शादी के लिए। मीना कुमारी जी चाहती हैं कि नाबालिग बच्चियों से मोबाइल को दूर रखा जाए और अगर दूर रखना मुमकिन ना हो तो कम से कम माँ बाप मोबाइल की निगरानी ही कर लें, यानी कि अपनी ही बच्चियों की जासूसी करें, उनकी पहरेदारी करें। और ये भी मानती हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक दिन आपके हाथों से आपकी बच्ची निकल जाएगी। उनको अपने इस दिव्य ज्ञान पर अटूट भरोसा भी है। हाँ, मैं अपील करूंगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। तो ये है महिला आयोग के सदस्य जिन पर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा का जिम्मा है। इनका फर्ज है कि ये हमारी आपकी बहन बेटियों को अपराध से बचाएं, ये सुनिश्चित करें कि उनके साथ ज्यादती न हो। लेकिन इनकी समझ में जुर्म रोकने का तरीका ये है कि बच्चियों को मोबाइल से दूर रखा जाए। उनके इस नजरिए पर हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो इनके इस्तीफे की मांग तक कर दी। इस तरह के बयान केवल वाहियात ही नहीं, इनके पद के गरिमा और इनके दायित्व के भी खिलाफ है। इनके ऊपर जांच होनी चाहिए और हम मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो महिलाओं पर टीका टिप्पणी करते हैं इनको तुरंत अपने पद से हटाना चाहिए। अगर कोई लड़का बच्ची के साथ अन्याय करता है तो क्यों सरकार का रोमियो स्कर्ट क्या करेगा? शक्ति मिशन किस लिए बनाया आपने? ये पिंक बूथ क्यों बनाया? इसके मतलब सरकार महिला सुरक्षा से भागना चाहती है, महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके माँ बाप पे डालना चाहती है। कमाल की सरकार है भाई। इससे ज्यादा चिंता की बात उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नहीं हो सकती। मीना कुमारी ने जो कुछ कहा है उससे तो महिलाओं के हक की सुरक्षा करने वाला आयोग खुद ही महिला विरोध में खड़ा दिखता है। जिस आयोग के सदस्य को बेटियों बहनों की समझदारी पर ही भरोसा न हो तो उनकी सुरक्षा कैसे करेगी? आज तक ब्यूरो। तो मीना कुमारी के नजरिए पर सवाल अब लगातार उठ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी बात को लेकर बिल्कुल कोई अफसोस नहीं। कुछ देर पहले हमने उनसे बात की, सुनिए जरा। यूपी महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
मीना कुमारी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियों को फोन नहीं देना चाहिए? फोन देने से बिगड़ जाएंगी वो, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं मैंने बयान दिया है। मेरे पास इस तरह के केस आए हैं जो लड़कियां मोबाइल के जरिए जो घर से चली गई हैं और जिन्होंने शादी की है, इस तरह के मेरे पास केस आए। मैंने ये कहा कि जो नाबालिग लड़की लड़के हैं उनकी माओ को, अभिभावकों को ये करना चाहिए, महिलाओं को ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किससे बात कर रहे हैं, क्या है, उसको चेक करना चाहिए मोबाइल को। मैंने इस तरह का बयान दिया, मैंने कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया कि जिससे किसी को ठेस पहुंचे। आपको इसमें कोई विवाद नहीं लगता? आपने कहा कि लड़कियों को अगर फोन दिया जाता है, इसी तरह की लड़कियां आगे जाकर भाग जाती हैं, आपने यही कहा ना? मैंने ऐसा नहीं कहा कि लड़कियों को फोन, मैंने कहा नाबालिग जो लड़कियां लड़के होते हैं उनको फोन ना दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के केस मेरे पास आए। कल भी मेरे पास केस आए, उसकी मार हो रही थी। पर मीना कुमारी जी, ये बताइए आजकल तो पढ़ाई लिखाई, बच्चों की क्लासेस सब कुछ फोन पर चलती हैं, सिर्फ लड़कियों को क्यों टारगेट आप कर रही हैं? नहीं, इसीलिए तो चेक करना चाहिए। मोबाइल अच्छे भी हैं और गलत भी हैं। मोबाइलों को पढ़ाई लिखाई सब मोबाइल से होती है, लेकिन उनकी माँ को चाहिए कि उसको शाम को चेक करें हमारी बेटी ने किससे बात करी है, क्या किया। मीना कुमारी जी, आप महिला आयोग की सदस्य हैं, क्या आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़ी हैं या फिर उनके खिलाफ खड़ी हैं? क्योंकि आपके बयान तो सीधे तौर पर यही लगता है कि उनकी आजादी, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं तो कहां कहां नहीं पहुंच रही, तरक्की कर रही हैं, फोन नहीं देने का मतलब क्या है? एक गरीब आदमी, एक जिसकी बेटी जाती है, उदाहरण में भी है मेरे पास केस आते हैं इस तरह के कि लड़कियां मोबाइल से भाग जाती हैं, शादियां कर लिया है लड़कियों ने। मैं अब फिर दोबारा से ये रिपीट कर रही हूँ, जो नाबालिग लड़की हैं और लड़के हैं उनके मोबाइलों को चेक करा जाए शाम को, उनकी माएँ देखें, पिता देखें, जो भी है, क्या वो कहाँ बात करते हैं, क्या करते हैं। मैं उनकी सुरक्षा के लिए ही ये बात बोल रही हूँ। मतलब सीधा ये है मीना कुमारी जी, आपका ये कहना है कि जो लड़की नाबालिग, चलिए हम यहाँ पर वो शब्द भी इस्तेमाल कर लेते हैं, नाबालिग अगर कोई लड़की फोन पर बात कर रही है तो वो भाग जाएगी घर से? उदाहरण में है मेरे पास, जो लड़कियां मोबाइल के जरिए गई हैं, सब थोड़ी होता है। जो गांव की लड़की हैं बेचारी सीधी हैं, वो हैं, मोबाइल से मैसेज करके उनको लोग बुला लिया जाता है। मैंने ये बोला है, मैं उनकी सुरक्षा के लिए ही बात कर रही हूँ। मीना कुमारी जी, जो लड़कियां या फिर लड़के भी, यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को मत लीजिए, यहाँ पर लड़कों को भी लीजिए, जब वो टीनेज में स्टेप इन करते हैं तो उनको काउंसलिंग की जरूरत है। ये थोड़े कि आप फोन ही हटा देंगे उनसे, आप उनकी आजादी पूरी तरह से छीन लेंगे, आप घर में कैद कर देंगे। मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, नाबालिग लड़के भी और लड़की भी। मैंने सिर्फ लड़की के लिए नहीं कहा, मैं लड़कों के लिए भी कह रही हूँ। तो फिर उसके लिए समझाया जाए या सीधा फोन ले लिया जाए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा फोन ले लिया जाए, मैंने ये कहा चेक करा जाए फोन, किस किस से बात करती है, क्या करती है। इसमें तो कोई वो नहीं है, अपनी बच्चे की सुरक्षा के लिए है ये। हम लोग तो इसी को देखते हैं। मेरे पे तो केस आते हैं इस तरह के, कल भी 2-3 केस थे मेरे पास इसी तरह के। मैंने इसलिए कहा, मैं उनकी रक्षा के लिए कहती हूँ और मैं अधिकारियों से भी यही लड़ाई लड़ती हूँ उनकी रक्षा के लिए। तो मतलब ये है कि जो प्राइवेसी पर अगर क्वेश्चन उठे तो सिर्फ महिलाओं की, अगर लड़के नाबालिग हैं और वो फोन लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो गलत नहीं है, लड़कियां गलत हो गई। लड़कों को भी बोला है मैंने, लड़कों को भी किया जाए, जो नाबालिग लड़के भी हैं और लड़कियां भी, दोनों के लिए बोला है। बिहार में कोरोना से मौत की कुल संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। दरअसल ये इजाफा मृतकों के आंकड़ों में संशोधन की वजह से हुआ है। बिहार में कोरोना से मरने वालों में 3,951 लोग जोड़े हैं। इसकी वजह से मृतकों की संख्या 5,424 से बढ़कर अब 9,375 हो गई। 18 मई को सरकार ने जांच के लिए टीम बनाई थी और जांच में आंकड़ों में धांधली का खुलासा हुआ था। पहले ये बताया गया था कि बिहार में कोरोना से 5,424 लोगों की मौत हुई है। अब यह संख्या 9,375 हो गई, यानी कि 3,951 का इजाफा। आंकड़ों के इस खेल पर अब बिहार सरकार अजीबोगरीब तर्क दे रही है। बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़े में भारी इजाफा हुआ है। करीब 72% मौत को संशोधित रूप से जोड़ा गया है। हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। मंत्री जी, ये बताइए कि क्या पहले जो आंकड़े थे और आज इतने आंकड़े बढ़ गए हैं, क्या आंकड़े छुपाए गए थे, क्या लगता है?
नहीं, हम सब लोग को ध्यान में होगा कि जो कोरोना का दूसरा फेज आया उसमें बहुत तेजी से संक्रमण के केस भी बढ़े और मृत्यु भी अधिक हुई थी। और जो सारे आंकड़े प्रतिदिन आते थे, जिला स्तर पर सबकी मॉनिटरिंग होती है और जिला स्तर पे जिलाधिकारियों से आप सब लोगों के माध्यम से बातें आई थी कि कोरोना के कारण मृत्यु और भी हुए होंगे। लोगों से भी इस तरह की जानकारी मिलती थी कि और भी लोगों की मृत्यु हुई है। तो फिर सभी जिलाधिकारियों से ये कहा गया कि पूरा विस्तृत तरीके से रिपोर्ट तैयार करें। लॉकडाउन खुलने के बाद टीवी, फ्रिज समेत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए ग्राहकों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह कॉपर की कीमतों में आया जोरदार उछाल है। कोरोना ने सेहत और अर्थव्यवस्था को तो संकट में डाल ही दिया है। अब इस महामारी के प्रकोप से महंगाई भी आम आदमी की मुश्किलों को बढ़ाने में लगी है। दरअसल कोरोना का असर अर्थव्यवस्था के साथ ही कई कमोडिटीज की कीमतों पर भी पड़ रहा है। चीन में कॉपर की खपत बढ़ने से इसकी मांग काफी तेज हो गई है, जिसकी वजह से कॉपर की कीमतों में उछाल आया है। अगर आप सोच रहे हैं कि कॉपर से हमारा सीधा तो कोई वास्ता है नहीं, तो इसके दाम बढ़ने से हमें क्या मुश्किल। लेकिन कॉपर का इस्तेमाल कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बनाने में होता है। ऐसे में कॉपर के दाम बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी महंगे हो सकते हैं। कॉपर का 65% इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल उपकरणों, 25% कंस्ट्रक्शन, 7% ट्रांसपोर्ट और 3% बाकी सेक्टर्स में होता है। आने वाले समय में कॉपर की कीमतों में और तेजी भी आ सकती है। ऐसे में पानी की मोटर, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, वायरिंग, हीटिंग एलिमेंट्स, मोटर, रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरनेट लाइंस जैसी चीजें महंगी हो सकती हैं। कोरोना की पहली लहर में लगे सख्त लॉकडाउन के खत्म होने पर औद्योगिक उत्पादन में आई तेजी से उद्योगों में बड़े पैमाने पर कॉपर का इस्तेमाल होने लगा। ऐसे में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा चिली ने कॉपर माइनिंग पर 75% टैक्स लगाया है, जिससे भी इसकी कीमतों में उछाल आया है। चिली वैश्विक कॉपर का करीब 1/4 उत्पादन करने वाला देश है। माना जा रहा है कि अनलॉक के बाद देश में भी कॉपर की डिमांड बढ़ेगी, जिससे इसकी कीमतों में और तेजी आने का अंदेशा है। आज तक ब्यूरो।